गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग को जैक काउंसिल के द्वारा 2024 के तहत जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके तहत आपको कुछ बीएसटी से रिलेटेड बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड कुछ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे, जो भी क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपका 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यदि आप बीकॉम में मैनेजमेंट हो, एमकॉम में मैनेजमेंट हो, बीबीए में या एमबीए में, किसी भी सेक्टर में यदि आपका मैनेजमेंट टॉपिक होता है तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो होते हैं ये मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन बोला है हमारा कि इंपॉर्टेंट डिसीजन इन द बिजनेस आर मेड बाय, मतलब व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। तो सभी जानते हैं कि जो भी बिजनेस होता है वो हमारा स्किल बेसिस चलता है। यदि बिजनेस में स्किल आपका बेस्ट होगा, यदि नॉलेज आपका बेस्ट होगा तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस ग्रो कर पाएगा। तो बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका मैनेजमेंट पावर, वो स्किल पावर जो हर व्यक्ति में होता है। हर व्यक्ति जिस बिजनेस को स्टार्ट करता है वो अपने स्किल का प्रयोग यदि बिजनेस में करता है तो ऑटोमेटिक उसका बिजनेस ग्रो करता है। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन ए होगा, इसका ऑप्शन मैनेजमेंट होगा। क्या होगा सर? मैनेजमेंट। सेकंड क्वेश्चन बोला है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज, प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो किसी भी सेक्टर में, किसी बिजनेस में मेन ऑब्जेक्ट होता है कि जिस बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हैं उस बिजनेस में प्रोडक्शन जो हो मैक्सिमम हो और कॉस्ट हमारा मिनिमम हो। तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन से मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। ऑप्शन नंबर सी मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। तीसरा बोला है मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट क्या है? तो यहां ध्यान देखेंगे, बोला है मैनेजमेंट क्या है? आर्ट एंड साइंस बोथ एंड प्रोफेशन। तो सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट बोथ आर्ट एंड साइंस दोनों होता है। कि आर्ट होता है कि किसी पर्सन द्वारा, किसी भी मैनेजमेंट करता द्वारा जब किसी वर्क को कंप्लीट किया जाता है तो उसका एक आर्ट होता है, और उस वर्क में जब उसके द्वारा टेक्नोलॉजी यूज करता है तो वो साइंस होता है। क्योंकि अभी के सेक्टर में यदि हमारा मैनेजमेंट पावर, यदि हमारा बिजनेस डेवलप कर पा रहा है तो उसमें बेसिकली आर्ट और साइंस दोनों का योगदान होता है। और ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। साथ ही साथ यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो वहां पूछ सकता है 2 या 3 मन में कि व्हाट एक्सप्लेन द मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस एक्सप्लेन, मतलब मैनेजमेंट जो होता है आर्ट एंड साइंस होता है, एक्सप्लेन कीजिए। अगला क्वेश्चन बोला है कि मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट ऑफ ए, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, जॉर्ज आर टेरी, दूसरा दिया अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, तीसरा दिया हेनरी फ्योल और चौथा दिया हमारा लेमिश ए अप्लाई। तो ये सब जानते हैं, इसका सेकंड ऑप्शन होगा हमारा अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन क्यों हुआ? क्योंकि अभी भी जानते हैं कि हमारा सबसे डेवलपमेंट कंट्री जो होता है यूएसए है, और यूएसए ये होता है इसमें जो भी पर्सन होते हैं वो पर्सन क्या करते हैं, अपने स्किल बेसिस पे अपने आप को डेवलप करने का काम करते हैं। तो स्किल मतलब वो अपने स्किल मतलब अपने प्रोफेशन का यूज कर रहे हैं कि जो उनका नॉलेज है उस नॉलेज का वो कितना यूटिलाइज करे ताकि इनका वर्क ग्रो कर पाए। तो बेसिकली ये इनका कथन जो है ये अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैनेजमेंट ने, चौथा क्वेश्चन बोला हमारा कि द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, प्रबंध की प्रकृति है। तो प्रबंध की प्रकृति क्या है? ऑप्शन देखेंगे तो बोला है जन्मजात प्रतिभा के रूप में, अर्जित प्रतिभा के रूप में, जन्मजात प्रतिभा और अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये सब ऑप्शन हो सी। क्यों? क्योंकि जन्मजात प्रतिभा ये होता है कि, और अर्जित प्रतिभा, जन्मजात प्रतिभा होता है कि वंशानुगत चलता है, वो जन्मजात प्रतिभा होता है। और अर्जित प्रतिभा होता है उसमें बेसिकली आपको लर्निंग बेसिस से वर्क करना होता है। तो इसका नेचर जो होता है वो दोनों होता है, जन्मजात भी होता है, जन्म से पहले से भी होता है, और हमारा होता है जन्म के बाद, मतलब अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। ध्यान देखेंगे नेचर मतलब आपके स्किल को यूज कैसे कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, इसका ऑप्शन होगा हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मींस क्या होता है? कोऑर्डिनेशन मींस होता है कि किसी भी फर्म या किसी सेक्टर में जब किसी वर्क को आप कंप्लीट करते हैं तो उस वर्क को कंप्लीट करने के जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, जितने भी वर्कर होते हैं, उनके बीच कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी होता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? वो अपने वर्क को मिलकर कंप्लीट करते हैं, मतलब उनके बीच एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, उसी कोऑर्डिनेशन बेसिस पे अपने वर्क को कंप्लीट कर पाते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सी, कोऑर्डिनेशन। अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन बोला है मैक्सिमम इंसेंटिव, क्वेश्चन बोला हमारा मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज
प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देना का कार्य होता है। किसी भी मैनेजमेंट सेक्टर में जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनको स्किल, उनको मोटिवेट करने का जो काम होता है वो ऑप्शन हमारा दिया है, स्टाफिंग दिया है, ऑर्गेनाइजेशन दिया है, मोटिवेशन दिया है, मोटिवेशन दिया हुआ है और कंट्रोलिंग दिया हुआ है। तो किसी भी फर्म में किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेशन जो मिलता है वो ऑर्गेनाइजेशन बेसिस मिलता है। यदि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होता है तो ऑटोमेटिक जो स्किल वहां से मिलता है वो किसी सेक्टर से मिलता है। तो कहा गया है इसका ऑप्शन होगा बी, ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी वर्कर को जो ऑर्गेनाइजेशन जो मोटिवेशन मिलता है वो ग्रुप से ही मिलता है। यदि आपका ग्रुप जो होता है उसमें वर्कर जो होते हैं काफी नॉलेजेबल होते हैं तो ऑटोमेटिक आपका नॉलेज जो होता है वो एफिशिएंसी करता है, ग्रो करने का काम करता है। अगला बोला हमारा कि अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जॉर्ज आर टेरी के अनुसार फंक्शन के कितने मैनेजमेंट होते हैं। तो इसमें बताया गया है बेसिकली हम लोग जानते हैं फंक्शन के 5 मैनेजमेंट होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्शन। लेकिन इस क्वेश्चन बेसिस पे जॉर्ज एंड टेरी जो है उनके अनुसार मैनेजमेंट का फंक्शन 4 है हमारा। कितना है? 4 है। अगला बोला है कोऑर्डिनेशन इज एस्टिमेटेड बाय, समन्वय स्थापित किया जाता है। तो समन्वय स्थापित किया जाता है आपका जी दिया है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, नन ऑफ दिस। तो जैसा कि जानते हैं कि मैनेजमेंट का लेवल 3 होता है, एक होता है हमारा टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, एक होता है लो लेवल। तो जो भी लेवल होता है हर सेक्टर का अपना अपना काम होता है और उस सेक्टर बेसिस पे अपने वर्क को ग्रो करने काम करते हैं। तो जो सेक्टर होते हैं उसको 3 कैटेगरी बांटा गया है, टॉप, मिडिल, लो। तो वही बोला है हमारा कोऑर्डिनेशन एस्टिमेटेड बाय, कोऑर्डिनेशन जो है किस लेवल में आता है, वो हमारा आता है टॉप लेवल में। भाई टॉप लेवल क्या होता है? जो मैनेजमेंट करता होते हैं, जो कंट्रोल करते हैं वो होते हैं टॉप लेवल, जो एम्प्लॉइज होते हैं वो होते हैं मिडिल लेवल, और जो लो कैटेगरी के प्यून होते हैं वो होते हैं हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट। अगला बोला हमारा 10वां क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन इज ए वॉलंटरी, नेसेसरी, अननेसेसरी, वेस्टेज ऑफ टाइम। तो जैसा कि आपका कोऑर्डिनेशन जो होता है वो आपका नेसेसरी होता है, क्योंकि किसी भी फर्म किसी सेक्टर में जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तब तक उस फर्म का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जितने भी एम्प्लॉय होते हैं सर वो आपस में कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं, आपस में मिलजुल के काम करते हैं, दैट मीन कोऑर्डिनेशन। तो ये नेसेसरी है, जब तक ये नहीं होगा किसी फर्म का ग्रो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, ध्यान देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है मैनेजमेंट इन इंडिया इज, पर भारत में प्रबंध है, नेसेसरी है, अननेसेसरी है, लग्जरी है, नन ऑफ दिस है। तो जैसे कि इसका ऑप्शन होगा हमारा, इसका ऑप्शन होगा आपका अननेसेसरी। भारत में मैनेजमेंट जो होता है वो अननेसेसरी है। कैसा? अननेसेसरी नहीं सर, भारत में मैनेजमेंट जो होता है हमारा वो नेसेसरी है, क्योंकि जब तक हमारा स्किल्स नहीं होगा तब तक किसी सेक्टर डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन हमारा ए, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। तो भारत में मैनेजमेंट जो है वो नेसेसरी है, बिना इसका हमारा वर्क ग्रो नहीं कर पाता है। अगला बोला है कि किनके अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन। तो किनके अनुसार दिया गया है? तो ये दिया हुआ है हमारा, ये हमारा दिया है लॉरेंस एप्पल। इन्होंने कहा है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, क्योंकि मैनेजमेंट जो होता है उसमें स्किल डेवलप होता है और उसमें जो ह्यूमन होता है उनका डेवलपमेंट होता है, ना कि गुड्स का कंट्रोलिंग हो पाता है, गुड्स का डायरेक्शन। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा लॉरेंस एप्पल, लॉरेंस एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा 30 क्वेश्चन बोला हमारा कि भारत की प्रगति की धीमी गति का मुख्य कारण का अभाव क्या है सर। तो भारत की धीमी प्रगति का सबसे मुख्य अभाव होता है एफिशिएंसी मैनेजमेंट, कुशल मैनेजमेंट। क्या है सर? कुशल मैनेजमेंट, कुशल मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन बोला है प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है, प्रबंध की सफलता का सबसे प्राथमिक तत्व हमारा क्या है सर? तो ऑप्शन नंबर होगा सर, ये ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी, लार्जेस्ट कैपिटल, लार्ज कैपिटल। प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व होता है लार्ज कैपिटल। जितना भी ऑब्जेक्ट बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे सर। लार्ज कैपिटल, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लार्ज कैपिटल, अत्यधिक पूंजी। अगला बोला है प्रबंध के कितने स्तर होते हैं। तो जैसा कि जानते हैं मैनेजमेंट के लेवल जो होते हैं वो 3 होते हैं, तो इसका 3 होगा सर, ऑप्शन नंबर ए।
अगला बोला है द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज, ये बोला है हमारा कि प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है किसके प्रति? तो आप सब जानते हैं कि मैनेजमेंट का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो सबके प्रति होता है। इसमें ऑप्शन दिया है सभी के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, सरकार के प्रति, समाज के प्रति। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मैनेजमेंट जो होता है एक स्किल बेसिस पे है जिसका प्रयोग ऑल सेक्टर के लिए होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके सभी के लिए होता है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, टूवर्ड्स ऑल, टूवर्ड्स ऑल। अगला बोला है हमारा कि मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग। द स्टेटमेंट ऑफ ए, द स्टेटमेंट इज ऑफ प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। गुड, तो ये ऑप्शन नंबर होगा ए पी एप्पल, एल पी एप्पल, ऑप्शन नंबर ए एल पी एप्पल। अभी जैसे क्वेश्चन में आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 18वां क्वेश्चन कि द फॉरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन ए कंट्री इज ऑफ, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तो सबसे अधिक आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए दिया है फिजिकल रिसोर्सेज, ऑप्शन 2 दिया है इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ऑप्शन 3 दिया है ह्यूमन रिसोर्सेज और चौथा दिया है एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो कुशल मैनेजमेंट, क्योंकि किसी भी सेक्टर में जितना आप अपनी इफिशिएंसी का प्रयोग करते हैं, जितने अपने नॉलेज का यूज करते हैं, उतना आपका सेक्टर डेवलप हो पाएगा। क्योंकि कहा गया है कि जिस स्किल बेसिस से आप वर्क करते हैं ऑटोमेटिक आपका वर्क ग्रो करता है। मैनेजमेंट नहीं ऐसा है, मैनेजमेंट क्या होता है? अपने स्किल बेसिस से वर्क को कंप्लीट करना। मैनेजमेंट होता है कि अपने स्किल बेसिस से वर्क को कंप्लीट करना, ये कंप्लीट करवाना ही मैनेजमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मार दिया हुआ है 19 क्वेश्चन, बोला हमारा 19 क्वेश्चन कि हायर लेवल मैनेजमेंट स्पीड ऑन प्लानिंग पार्ट ऑफ हिज टाइम। उच्च स्तरीय प्रबंध नियोजन पर, उच्च स्तरीय प्रबंध नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है। उच्च स्तरीय प्रबंध नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है। कितने टाइम वेस्ट करता है टॉप लेवल में? क्योंकि कैटेगरी 3 होता है, टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, लो लेवल होता है। तो सेक्टर दिया है 35%, 50%, 75%, देन 100%। तो इसका ऑप्शन ए होगा 35%, ऑप्शन ए 35%। अगला बोला है कि द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू कुंडस ओडोनल के अनुसार, तो कुंडस ओडोनल के अनुसार मैनेजमेंट का कितना फंक्शन होता है? तो इनके अनुसार मैनेजमेंट का 2 फंक्शन होता है। कितना होता है सर? 2। अगला बोला है कोऑर्डिनेशन इज एस्टिमेटेड बाय, समन्वय स्थापित किया जाता है। ऑप्शन दिया है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, नन ऑफ दिस। तो कोऑर्डिनेशन जो होता है वो इंपॉर्टेंट करता है, किसी भी लेवल में नहीं, तो उसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। क्या होगा सर? नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बोला हमारा अगला क्वेश्चन बोला है हिंदी फिल्म के अनुसार बोला हेनिफल का जन्म कब हुआ था? तो हेनिफल का जन्म कब हुआ था हमारा? हेनिफल का जन्म जो हुआ था 1851 में हुआ था। ये जान रहे हैं कि हेनिफल का जन्म जो हुआ था 1819 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मार दिया है कि 22 में हेनरी फील का जन्म जो हुआ था वो हमारा ऑप्शन नंबर दिया है 1851, 1861। इसके पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से हो गया। हेनरी फील का जन्म हुआ था तो हमारा दिया है 1851, 1861, 1841, 1831। तो इसका ऑप्शन होगा 1851। कितना होगा सर? 1851। अगला बोला है इंसेंटिव वेजेस पॉलिसी शुड बी, प्रेरक मजदूरी नीति होनी चाहिए। तो प्रेरक मजदूरी नीति जो होनी चाहिए वो हमारा होनी चाहिए, दिया है सिंपल, जस्टिजन, न्यायपूर्ण, वैज्ञानिक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला हमारा दिया है द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज
वैज्ञानिक प्रबंध के जो फादर थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था हमारा एफ.डब्ल्यू. टेलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर, क्योंकि सब जानते हैं कि मैनेजमेंट के फादर जो थे या साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर थे उनका नाम था हमारा एफ.डब्ल्यू. टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, बोला हमारा वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटे में होती थी बोला हमारा कि वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटे में होती थी इंक्रीज, डिक्रीज, नन इफेक्ट, एवरेज। तो इसका ऑप्शन होगा डिक्रीज। इसका ऑप्शन क्या होगा? डिक्रीज। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में क्या होती थी? कमी होती थी, क्योंकि वो वर्क को क्या करते थे? अपनी साइंटिफिक नॉलेज से वो कंप्लीट करते थे, जिससे ऑटोमेटिक कम समय में काम ज्यादा कंप्लीट होता था। तो उनके घंटे में क्या होती थी? कमी होती थी। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, अगर बोला हमारा कि हु वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट थे उनके फादर कौन थे? तो जैसा कि बताया जस्ट भाई कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर थे वो हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर थे। तो उसका ऑप्शन होगा हमारा एफ.डब्ल्यू. टेलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर। अगला क्वेश्चन बोला हमारा, वैज्ञानिक प्रबंध से उत्पादन होता था, वैज्ञानिक प्रबंध से उत्पादन होता था मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा यदि प्रोडक्शन यूज करते तो उसका तो उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन होता था। अगला बोला हमारा कि हेनरी फ्यूल के अनुसार मैनेजमेंट के कितने प्रिंसिपल थे? जैसे जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो फादर थे उनका नाम था हेनरी फ्यूल, और उनके द्वारा मैनेजमेंट के तहत 14 प्रिंसिपल दिए गए हैं। कितने प्रिंसिपल? 14 प्रिंसिपल। तो जैसे 14 प्रिंसिपल पता है आपको, डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, वर्क एफिशिएंसी, बहुत सारे पॉइंट है, आपको सर बताएंगे। अगला बोला है कि प्रबंध के सिद्धांत, अगला बोला हमारा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर। इसका ऑप्शन देगा हमारा, इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन हमारा सी, है ना। सार्वभौम बोला है, लचीले बोला है, संपूर्ण बोला, तो इसका ऑप्शन होगा सी। प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं वो संपूर्ण होते हैं, केवल संपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता जो थे हमारे, वो हमारा ऑप्शन दिया है फ्योल। कौन थे? फ्योल। बोला है द प्रोपोंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट वेयर, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो इसके प्रस्तुतकर्ता जो थे एफ.डब्ल्यू. टेलर ही थे, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फादर थे। अगला बोला हेनरी फ्यूल का जन्म कहाँ हुआ था? तो जैसा कि आपको हेनरी फ्यूल का जन्म पता है, हेनरी फ्यूल का जन्म जो हुआ था हम लोग का 1851 हुआ था, 1851 हुआ था। और उनका जन्म जो हुआ था 1851 में, तो कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था, उनका जन्म जो हुआ था वो टर्की में हुआ था।
कहाँ हुआ था सर? ऑप्शन नंबर डी, टर्की में हुआ था। कहाँ हुआ था सर? टर्की में हुआ था। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि एक कार्य के निष्पादन एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा रास्ता इस पंक्ति को व्याख्या करता है? बोला है प्रश्न में कि एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति का व्याख्या करता है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बोला है सार्वभौम, लचीले, संपूर्ण या व्यवहारिक। तो मेन इंपॉर्टेंट करता है सबसे पहले बिहेवियर जो होता है, ऑटोमेटिक जो होता है, वो मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट के वर्क को क्या करता है? ग्रो करने का काम करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा बिहेवियर। तो 32 का आंसर हो गया हमारा बिहेवियर्स। अगला बोला है हमारा कि द एसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। बोला है वैज्ञानिक प्रबंध का मूलाधार क्या होता है? मेंटल रिवोल्यूशन, रेमुनेशन या नॉट मेंटल रिवोल्यूशन या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल मानसिक क्रांति, मानसिक क्रांति, क्योंकि मेन जो इसका मूलाधार जो होता है वो होता है मानसिक क्रांति। ऑप्शन में अगला बोला है वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के पारिश्रमिक में क्या होती है? तो आप सब जानते हैं कि किसी भी सेक्टर में, किसी भी बिजनेस सेक्टर में यदि मैनेजमेंट पावर का यूज करते हैं, यदि अपने स्किल का यूज करते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होता है? जो भी वर्कर होते हैं, जो भी इंप्लॉय होते हैं, या जो भी सेक्टर में काम करने वाले वर्कर होते हैं, उनके इनकम में, उनके सैलरी में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन जो होता है, वेतन जो होता है वो बढ़ता है। क्या होता है सर? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा है बोला है वैज्ञानिक प्रबंध स्वामियों के वैज्ञानिक प्रबंध स्वामियों के क्या है? पक्ष में है, विपक्ष में है, ए बी या सहायक। तो इसका ऑप्शन होगा ए, इन फेवर। इन फेवर, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इन फेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा कि शुरू से बोला है शुरू से श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का किया जाता है फेवर, पक्ष में किया जाता है। तो सब जानते हैं कि जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट होते हैं वो अपने श्रमिकों के पक्ष में वर्क करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा क्वेश्चन बोला है कि मानसिक कार्य से, ऑप्शन होगा पक्ष में। गुड, ऑप्शन नंबर ए। अगला बोला है हमारा कि मानसिक कार्य से क्या होता है? हमारा प्रोडक्शन होता है, प्रबंध होता है, विनिमय होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक कार्य से इंपॉर्टेंट बेस्ड होता है हमारा, सबसे मेन होता है प्रोडक्शन, क्योंकि मेंटल वर्क का यूज करते हैं हम लोग प्रोडक्शन में। कैसे हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं किसी प्रोडक्ट में, किसी भी रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मेंटल वर्क का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में कौन सा कथन असंगत है? प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है, विशिष्ट प्रक्रिया है, प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है, विशिष्ट प्रक्रिया है, स्वाभाविक है, या नॉट सेपरेट फ्रॉम द वर्क ओनरशिप है। नॉट सेपरेट वर्क ओनरशिप है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, प्रबंध स्वामित्व से अलग नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन असंगत है, गलत है? तो प्रबंध स्वामित्व से अलग नहीं है, प्रबंध स्वामित्व से अलग नहीं है। अगला हमारा दिया है अगला क्वेश्चन बोला है वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को क्या होता है? तो वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को होता है वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को होता है हमारा एडवांटेज होता है। सब जानते हैं यदि साइंटिफिक मैनेजमेंट का यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका बेनिफिट होता है, तो ऑटोमेटिक आपका वर्क जो होता है ग्रो करता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एडवांटेज। ऑप्शन क्या होगा सर? एडवांटेज। अगला बोला है वेजेस गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वाज। बोला है परंपरागत प्रबंध से श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है कम, अधिक, अधिकतम या सामान्य। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा, इसका ऑप्शन होगा ए, क्या देते हैं? कम।
क्योंकि ट्रेडिशनल यदि वर्क को कंप्लीट करते हैं तो ऑटोमेटिक जो होता है हमारा वर्क नहीं कर पाता है, जिस कारण जो भी एम्प्लॉय होते हैं, जो भी वर्कर होते हैं, उनको मजदूरी कम दिया जाता है। मजदूरी क्या देता है? कम दिया जाता है। अगला पॉइंट हमारा कि वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए हैं मोशन स्टडी, फेगियो स्टडी, थकान अध्ययन, समय अध्ययन या सभी। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑल। क्या होता है सर? ऑल, क्योंकि टेलर के द्वारा सभी एक्सपेरिमेंट का प्रयोग किया गया है, गति, थकान, समय, तीनों का। अगला बोला है हमारा क्वेश्चन, बोला है मानसिक क्रांति मूलाधार है। मानसिक क्रांति मूलाधार है किसका? वैज्ञानिक प्रबंध का, संयोजक का, विवेकीकरण का या प्रोफेशन का। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसका ऑप्शन होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब आपका टॉपिक जो है बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो बोला है व्यवसायिक वातावरण को मदद नहीं करता है, व्यवसायिक वातावरण को मदद नहीं करता है, को मदद नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी। इसका ऑप्शन होगा निश्चितता। व्यवसायिक वातावरण को मदद नहीं करता है, ऑप्शन डी निश्चितता। अगला क्वेश्चन बोला है 45 क्वेश्चन बोला है कि व्यवसाय की आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती है, व्यवसाय की आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती है। इसका ऑप्शन होगा आर्थिक प्रणाली, इकोनॉमिक सिस्टम, ऑप्शन ए। 44 का ऑप्शन होगा हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी, और 45 का ऑप्शन होगा ए। ध्यान देखेंगे। अगला बोला है भारत में उदारीकरण की नीति रही है। तो भारत में उदारीकरण की नीति जो रही है वो हमारा रही है सफल, सक्सेसफुल, क्योंकि ये सभी जानते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में पास हुआ था, जिसके तहत एलपीजी पास किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन जो होता है उसका मतलब ये होता है यदि किसी भी वर्क को, किसी भी काम को यदि हम अच्छे से करने जब तक लिबरल नहीं होंगे तब तक ऑटोमेटिक उनका फर्म ग्रो नहीं कर पाएगा। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत लिबरलाइजेशन जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें बोला है भारत में उदारीकरण नीति क्या है? तो भारत में लिबरलाइजेशन का यूज करने से ऑटोमेटिक वर्क जो होता है वो सक्सेस होता है। इसका ऑप्शन ए होगा सक्सेसफुल, ऑप्शन ए सक्सेसफुल। अगर बोला है हमारा कि नई आर्थिक नीति घोषित कभी थी, तो जैसा कि पता है कि नई आर्थिक नीति जो पास हुआ था वो 1991 पास हुआ था, लेकिन मंथ हमारा जुलाई था, जुलाई 1991। अगला बोला है कि मेन कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो अभी आपको जस्ट बताए थे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसके तहत एलपीजी पास किया गया था, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उसके तहत हमारा तीनों ऑप्शन होगा, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। इसका ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। अगला बोला है निम्न में कौन सा व्यवसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है? निम्न में से कौन सा व्यवसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इंप्लाई। इसका ऑप्शन होगा इंप्लाई। निम्न में कौन सा व्यवसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, कर्मचारी। अगला बोला हमारा क्वेश्चन कि सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, परिवार की संरचना, परिवार की संरचना। ऑप्शन नंबर डी, परिवार की संरचना। सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी, परिवार की संरचना। जितना भी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव आपको बताया जा रहा है, इन सारे ऑब्जेक्टिव को 2 या 3 बार सुन लीजिए, आपका सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। जो भी चैप्टर का बता रहे हैं सर, ये बीएसटी से रिलेटेड वांटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे सर। अगला क्वेश्चन, अगला बोला है हमारा कि वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ है, तो दिया ऑप्शन दिया है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश, निजी क्षेत्र में निवेश, उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन ए होगा विश्व के सभी अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण।
ऑप्शन नंबर ए, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण। वैश्वीकरण जो होता है इसका मतलब होता है कि वैश्वीकरण जो होता क्या है, वैश्वीकरण होता है कि किसी भी कंडीशन में प्रत्येक कंट्री द्वारा जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए गुड्स का ट्रांजेक्शन किया जाता है अपने इस कंट्री को ग्रोथ करने के लिए, तो होता है वैश्वीकरण। मतलब हर सरकार, हर राष्ट्र सरकार आपस में मिलकर जो काम करता है तो किसके आधार पे, वैश्वीकरण के आधार पे। तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए, विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एकीकरण करना। मतलब जितने भी हमारे वर्ल्ड में कंट्री है, सब कंट्री को डेवलप करने के लिए वैश्वीकरण का होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन दिया है, उदारीकरण का अर्थ है। तो उदारीकरण का अर्थ हमारा दिया है, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण, लाइसेंस की आवश्यकताओं या नियंत्रणों को आसान करना, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लाइसेंस की आवश्यकताओं एवं अनियंत्रणों को आसान करना। अगला क्वेश्चन दिया है, प्लानिंग इज क्या है सर, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, ऑल टाइम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्लानिंग जो होता है वो ऑल टाइम के लिए होता है। प्लानिंग जो होता है वो ऑल टाइम के लिए होता है, क्योंकि किसी वर्क को करते हैं तो वर्क को शुरू करने से पहले जब तक हम लोग प्लान नहीं करते, जब तक योजना बनाते नहीं है, तब तक हमारा वर्क जो होता है वो ग्रो नहीं कर पाता है। क्योंकि मैनेजमेंट का मेन फंक्शन जो होता है वो हमारा प्लानिंग ही होता है सर। सेकंड क्वेश्चन दिया हमारा कि बजट का अर्थ है, सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया है, नियोजन भविष्य को पकड़ने का बनाया गया पिंजरा है। नियोजन भविष्य को पकड़ने का पिंजरा बनाया गया है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है ऑप्शन दिया है न्यूमैन, हेलेन, एलन या टेरी। तो इसका ऑप्शन होगा एलन। क्या ऑप्शन होगा? एलन। याद रखिए सर, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है, तो ये कथन बनाया गया हमारा एलन के द्वारा। अगला क्वेश्चन बोला है, बजट का अर्थ है। बजट का अर्थ है, तो बजट का अर्थ होता है हमारा, ऑप्शन दिया है निष्पादन को नियोजित लक्ष्य, भविष्य के कार्यकलाप का प्रयोग, संसाधनों का सही वितरण। अगला दिया आसान्वित परिणाम का अंकों में वितरण, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल्स। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन डी। बजट का अर्थ जो है इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि नियोजन सभी प्रबंध की क्रियाओं का क्या है सर, बिगनिंग है, एंड है, बिगनिंग है, एंड बोथ। तो सभी जानते हैं कि प्लानिंग जो होता है वो हमारा सभी सेक्टर में यूज किया जाता है। यदि हम प्लानिंग को यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा ऑल सेक्टर डेवलप होता है, क्योंकि मैनेजमेंट का सिर्फ फर्स्ट लेवल होता है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो हमारा प्लानिंग होता है। और प्लानिंग एक ओपनिंग या क्लोजिंग, मतलब कार्य को शुरुआत करने से पहले, कार्य को प्रारंभ करने से पहले या अंत करने से पहले हमको नियोजन करना अत्यंत आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बिगनिंग एंड एंड बोथ। अगला बोला है प्लानिंग इज, बोला है प्लानिंग इज क्या है सर, तो बोला है हमारा प्लानिंग जो होता है लक्ष्य मुखी है, उद्देश्य मुखी है, मानसिक मुखी है, ये सभी। तो इसका ऑप्शन होगा ये सभी। अगर बोला है एक अच्छी योजना होती है, एक अच्छी योजना होती है खर्चीली, समय लेने वाली, लोचपूर्ण या संकीर्ण। इसका ऑप्शन होगा हमारा लोचपूर्ण। इसका ऑप्शन होगा फ्लेक्सिबल। एक अच्छी योजना जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। क्या होती है सर? फ्लेक्सिबल होती है हमारा। अगला क्वेश्चन दिया हमारा कि निम्नलिखित में कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? तो ऑप्शन दिया है समय की बर्बादी, नियंत्रण का आधार, कठोरता या अत्यधिक लागत, वेस्टेज ऑफ टाइम, बेसिस ऑफ कंट्रोल, रिलायबिलिटी, हज कॉस्ट। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, कठोरता। अगला बोला है नियोजन प्रबंध का कौन सा कार्य है। तो जैसा कि बता चुके आपको कि प्लानिंग जो होता है मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है, इसका ऑप्शन होगा ए, प्राथमिक। अगला बोला है नियोजन आधारित है, नियोजन इज बेस्ड ऑन पास्ट, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑल। तो जैसा कि हम सब बता चुके थे, इसका ऑप्शन होगा हमारा
जो ऑप्शन होगा वो हमारा होगा डी, ऑप्शन होगा पास्ट। नियोजन जो है वो किस पर आधारित होता है, वो हमारा पास्ट पे आधारित होता है। बस नियोजन का प्रयोग सिर्फ सभी के लिए होता है, लेकिन नियोजन जो होता है उसका बेस जो होता है वो हमारा पास्ट से रिलेटेड होता है। अगला बोला कौन ऐसी विधि है जो कार्य को पूरा करती है, प्रोसेस, इंडस्ट्री, ऑब्जेक्ट एंड ट्रेड। इसका ऑप्शन होगा हमारा, इसका ऑप्शन होगा कि किसी भी प्रोडक्ट को जब कंप्लीट करते हैं तो उस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं प्रोसेस को, क्योंकि रॉ मटेरियल को यदि प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं प्रोसेस का। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेस। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोग्राम इज एसेंशियल ऑफ फॉर साइंटिफिक। बोला है कार्यक्रम का निर्धारण आवश्यक है, कार्यक्रम का निर्धारण आवश्यक है वैज्ञानिक के लिए। फॉर्मेशन ऑफ प्रोग्राम इज एसेंशियल ऑफ साइंटिफिक, साइंटिफिक। तो हमारा इसका ऑप्शन होगा नियोजन, प्रबंध, संगठन, नियंत्रण। तो इसका ऑप्शन होगा कार्यक्रम का निर्धारण आवश्यक वैज्ञानिक प्रबंध के लिए, वैज्ञानिक प्रबंध के लिए, ऑप्शन बी वैज्ञानिक प्रबंध के लिए। अगला बोला है नियोजन में शामिल है क्या करना है, अगला बोला नियोजन में शामिल है प्लानिंग इन्वॉल्व्स क्या करना, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा, इसका ऑप्शन जो होगा हमारा वो ऑल ऑफ दिस होगा, ऑल ऑफ दिस। क्योंकि प्लानिंग जो होता है व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू होता है, कब कैसे कहां किसी का काम को कमिट करना है, वो हमारा प्लानिंग होता है हमारा। अगला क्वेश्चन बोला है जॉर्ज टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग के प्रकार जो होते हैं वो हमारा 4 होते हैं। कितने होते हैं सर? 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा, अगला हमारा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड दिया है। तो जैसा कि जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एक प्लानिंग के बाद का प्रोसेस है, मतलब सेकंड स्टेप ऑफ सेकंड फंक्शन ऑफ प्लानिंग, सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारा। बोला है संगठन प्रक्रिया में निहित है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स। बोला है ग्रुपिंग ऑफ एंटियल वर्क, ग्रुपिंग ऑफ एंटियल वर्क। फिर बोला है हमारा एडेंशियल वर्क, बोला है हमारा उपयुक्त व्यक्तियों के कार्य को व्यक्तियों को कार्य सौंपना। और इसमें ऑप्शन दिया है डी, कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा, इसका ऑप्शन जो होगा हमारा वो ऑप्शन डी होगा, कोई नहीं, कोई नहीं। बोला है संगठन, बोला है संगठन में पक्षपात नहीं होता है, संगठन में पक्षपात नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, औपचारिक संगठन। क्योंकि जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। तो औपचारिक संगठन बोला है कि पक्षपात नहीं होता है, देयर इज नो फेवरेटिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक संगठन। अगला बोला हमारा संगठन स्वतः निर्मित होता है, संगठन स्वतः निर्मित होता है किसके द्वारा, फंक्शनल मतलब क्रियात्मक, औपचारिक, औपचारिक नहीं, क्रियात्मक, अनौपचारिक, औपचारिक भागी। तो संगठन स्वतः निर्मित होता है, निर्मित होता है औपचारिक और स्वतः निर्मित होता है अनौपचारिक। तो ऑप्शन नंबर बी अनौपचारिक। बोला हमारा डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, डेलीगेशन, भाई डेलीगेशन होता क्या है, डेलीगेशन होता है किसी भी वर्क को जब किसी इंप्लॉय को सौंपा जाता है तो उस इंप्लॉय की स्किल के आधार पे जब उस वर्क को सौंपते हैं उस इंप्लॉय को, इस इंप्लॉय को जब किसी स्किल बेसिस पे वर्क को कंप्लीट सौंपा जाता है तो वो उसके लिए डेलीगेशन कहलाता है। क्या कहलाता है सर? डेलीगेशन कहलाता है। तो पूरा डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, डेलीगेशन इज कैन बी डन ऑफ। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ऑथोरिटी, अधिकार का, अधिकार का। अगला बोला है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए, उत्तरदायित्व होता है, उत्तरदायित्व जो होता है हमारा वो ऑफिशियल होता है, अधिकारी का होता है। क्या होता है सर? अधिकारी का होता है। ऑप्शन नंबर बी अधिकारी का। अगला बोला है बड़े आकार वाले उपकरण में भारापन होता है, बड़े आकार के उपकरण में भारापन जो होता है वो हमारा दिया है, ऑप्शन नंबर दिया है कंपल्सरी।
ऐच्छिक दिया, आवश्यक दिया है, अनिवार्य दिया है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन होगा सी, अनिवार्य। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हमारा कि प्रभावी भाषापन के लिए आवश्यक है संपर्क की सुविधा, सहयोग तथा समन्वय का पर्यावरण, अधिकारों का स्पष्ट स्पष्ट स्पष्टीकरण, यह सभी। बोला है हमारा कि प्रभावी भाषापन के लिए आवश्यक है। बोला है प्रभावी भाषापन के लिए आवश्यक क्या है सर? तो संपर्क की सुविधा, सहयोग तथा समन्वय का पर्यावरण, अधिकारों का स्पष्ट स्पष्टीकरण, ये सभी। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। अगला बोला है हमारा कि प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन दिया है हमारा, ऑप्शन दिया है इसका ए, ऑथोरिटी। ऑप्शन ए, ऑथोरिटी। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कुंडज ओडोनल के अनुसार संगठन की प्रक्रिया को कितने भाग बांटा गया है? इसको बांटा गया है हमारा 7 पार्ट में। कितना पार्ट में बांटा गया है? तो 7 पार्ट बांटा गया है। तो बोला है कुंडज ओडोनल के अनुसार संगठन की प्रक्रिया को, प्रोसेस को कितने पार्ट बांटा गया है? तो 7 पार्ट बांटा गया है। अगला क्वेश्चन बोला है कि गलत संगठन संरचना व्यवसायिक निष्पादन को रोकती है। गलत संगठन संरचना व्यवसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहां तक कि उसे नष्ट कर देती है। यह कथन किसका है? तो कथन जो हमारा है वो हमारा दिया हुआ है ड्रकर का। गलत संगठन संरचना व्यवसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहां तक कि उसे नष्ट कर देती है। तो ये जो वर्ड है किसके द्वारा दिया गया है? ड्रकर के द्वारा। किसके द्वारा? ड्रकर के द्वारा। अगला बोला हमारा संगठन जो है वो स्वतः निर्मित होता है। संगठन जो है स्वतः निर्मित होता है। ये हमारा क्या दिया है सर? ये औपचारिक अनौपचारिक। स्वतः होता है औपचारिक और वो होता है अनौपचारिक। तो इसका आंसर होगा अनौपचारिक, अनौपचारिक, इनफॉर्मल। अगला बोला है कि इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डिफिशिएंसी कम्स, अधिकार सौंपने के मार्ग में कठिनाई आती है। अधिकार सौंपने के मार्ग में कठिनाई आती है। 3 बार आती है। कितना ऑप्शन दिया? 3 कठिनाई आती है। अगला बोला है हमारा 3 कठिनाई आती है। अगला बोला है संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बृहत योजना बनाई जानी है। बृहत योजना बनाई जानी है किस रूप में? नीति रूप में, कार्यक्रम के रूप में, उद्देश्य के रूप में या रणनीति के रूप में? तो ऑप्शन ए होगा नीति के रूप में। नीति मतलब पॉलिसी की। किसी भी वर्क को यदि हम रूल रेगुलेशन बेसिस करते हैं, नियम के आधार पर करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा वर्क जो होता है वो ग्रो करने का काम करता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, नीति के रूप में। नीति के रूप में। अगला बोलना वाला कि सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू अधिकार का धारण, अधिकार का वितरण, लाभ केंद्र का निर्माण करना, नया केंद्र खोलना। इसका ऑप्शन होगा ए, अधिकार का धारण। अधिकार का धारण। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द स्टेप ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को कितने स्टेप बांटा गया है? तो ऑर्गेनाइजेशन स्टेप को जो बांटा गया है वो बांटा गया है हमारा 6 स्टेप में। ऑर्गेनाइजेशन के टाइप जो होते हैं वो 2 होते हैं, लेकिन इसके प्रोसेस जो है वो हमारा 6 होते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कर्मचारियों की श्वेता पर निर्भर करता है। कर्मचारियों की श्वेता पर निर्भर करता है औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, क्रियात्मक संगठन या विभागीय संगठन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, फंक्शनल, डिविजनल। तो इसका ऑप्शन होगा बी, अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन।
अगला बोला है हमारा कि औपचारिक संगठन की दशा में सताएं होती है। बोला है औपचारिक संगठन की दशा में सताएं होती है, कितनी होती है सर? इसका ऑप्शन दिया है हमारा विकेंद्रित, विकेंद्रित, केंद्रित, समान रूप में वितरित या कोई नहीं। तो ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दिस, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन बोला है अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जाता है, अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जाता है किस कार्य के लिए? गोपनीय कार्य। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी गोपनीय कार्य के लिए, गोपनीय कार्य के लिए। अगला बोला हमारा क्वेश्चन नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन, नियुक्तिकरण पर किया गया धन क्या हमारा है? आवश्यक, धन की बर्बादी, आवश्यकता, विनियोजन या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा, इसका ऑप्शन होगा विनियोजन। क्या होगा सर? क्योंकि मनी स्पेंड जो किया जाता है वो इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है। किसी भी सेक्टर में यदि पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, खर्च करते हैं तो इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वहां से अर्निंग होगा। अगला बोला है नियुक्तिकरण, स्टाफिंग इज ए, स्टाफिंग इज ए, हमारा स्टाफिंग इज ए क्या है सर? बोला है संगठन का भाग, कर्मचारी प्रबंध का कार्य, प्रबंध कार्य, ये सभी। तो ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। अगला बोला है हमारा कि कर्मचारी का प्रशिक्षण है, कर्मचारी का प्रशिक्षण है, कर्मचारी का प्रशिक्षण है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा आवश्यक, नेसेसरी। ऑप्शन क्या होगा? आवश्यक। अगला क्वेश्चन बोला है कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, विकास में सम्मिलित है हमारा बोला है पदोन्नति, स्थानांतरण, ट्रेनिंग, ऑल ऑफ सभी। तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। अगला बोला हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज, विकास का उद्देश्य है योग्यता में वृद्धि, श्रेष्ठ निष्पादन, पदोन्नति में अवसर या ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन इसका भी होगा ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। अगला बोला हमारा कि मानव संसाधन प्रबंधन में सम्मिलित है भर्ती, चयन, प्रशिक्षण या ऑल ऑफ दिस। तो आप सब जानते हैं कि एचआरएम जो होता है उसमें आपका बेसिकली यूज होता है हमारा रिक्वायरमेंट भी होता है, सिलेक्शन भी होता है, ट्रेनिंग होता है। तो इसका भी ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दिस। बोला है मेथड ऑफ ट्रेनिंग आर, मेथड ऑफ ट्रेनिंग आर, बोला है जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, मतलब कार्य बदली प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण, परीक्षार्थी प्रशिक्षण, ऑल ऑफ दिस। इसका ऑप्शन भी होगा ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, क्वेश्चन ऑप्शन डी। अगला बोला है हमारा कि नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है, नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है, नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है निम्न प्रबंध के लिए, मिडिल मध्यम प्रबंध के लिए, उच्च प्रबंध के लिए, इनमें से कभी। तो ये तीनों कैटेगरी आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन का ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। अगला बोला हमारा मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है, ऑल ऑफ दिस। नियुक्तिकरण है, ये भी ऑल ऑफ दिस होगा। बोला हमारा पदोन्नति तथा स्थानांतरण कर्मचारियों की भर्ती के मुख्य उद्देश्य। यस सर। बोला पदोन्नति तथा स्थानांतरण कर्मचारियों के लिए क्या है सर? वर्क है, उद्देश्य है, मतलब कार्य है, उद्देश्य है, स्रोत है, महत्व है। तो पदोन्नति स्थानांतरण में कर्मचारियों के भर्ती के मुख्य स्रोत है, सोर्सेज है। कैसे? क्योंकि बिना इसके वर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा किसी के कम जिम्मेदारी के पद पर स्थानांतरण को कहते हैं, किसी के कम जिम्मेदारी के पद पर स्थानांतरण कहते हैं क्या कहते हैं हमारा? बोला हमारा पदोन्नति, अवनति, कोई भी नहीं या सभी। तो इसका ऑप्शन होगा सी, कोई भी नहीं।
अगला बोला है किसी कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना क्या कहलाता है? तो एक वर्कर को दूसरे कार्य जब सौंपते हैं तो उसको हम रेजिग्नेशन नहीं बोलते हैं सर, ना तो ये भी बोलते हैं। तो डायरेक्शन उसका ऑप्शन होगा ट्रांसफर। क्या होगा सर? क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर करते हैं वर्क को, तो हमारा वो ट्रांसफर कहलाता है। अगला बोला डायरेक्शन इज ए कंपल्सरी, नेसेसरी, अननेसेसरी, वेस्टेज टाइम। तो डायरेक्शन जो होता है वो हमारा अनिवार्य है, अनिवार्य है, आवश्यक है, अनावश्यक है, समयावधि है। तो हमारा वो आवश्यक है सर, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्शन जो होता है वो आवश्यक नहीं, अनिवार्य है सर, क्योंकि यदि डायरेक्शन का यूज नहीं करेंगे तो जो भी इंप्लाई होते हैं वो वर्क को सही से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला हमारा डायरेक्शन इज कंपल्सरी, अनिवार्य है। अगला बोला डायरेक्शन इज निर्देशन है, सर्वव्यापी, निष्पादन की निरंतर क्रिया, निरंतर क्रिया, इनमें से कभी, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। अगला हमारा है निर्देशन की प्रबंध के स्तर की आवश्यकता होती है, वो टॉप, मिडिल, लो या ऑल। तो ऑप्शन होगा ऑल, क्योंकि जितने भी हमारा वर्क होते हैं, जो भी हमारा फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, उसका यूटिलाइज हम सभी सेक्टर में करते हैं, टॉप लेवल, मिडिल या लो लेवल, तीनों सेक्टर। तो ऑप्शन होगा डी। बोला है निर्देशन के एलिमेंट्स जो होते हैं कितने होते हैं? तो डायरेक्शन जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे 4 होते हैं सर। कितने होते हैं सर? 4 होते हैं हमारा। डायरेक्शन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप। जान लीजिए सर कि डायरेक्शन के जो मेन एलिमेंट्स होते हैं वो 4 होते हैं, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और एक और होता है हमारा कम्युनिकेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, मोटिवेशन और एक और होता है हमारा। ठीक है, बेसिकली 4 पॉइंट है। तो इस साल पर बताएंगे आपको हम। तो ये बेसिकली आपको 100 मैनेजमेंट के तहत हम बेस्ट क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप 1 से 2 बार सुन लेंगे। और भी आपको देंगे वीडियो जो आपको एप्लीकेशन मिलेगा, तो इसको आप 1 से 2 बार ध्यान सुने, आपको दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, जस्ट तुरंत मिलेगा, इसको आप ध्यान देंगे सर। ओके सर।